Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the second part of the solar system. इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें हमने कवर किया था स्टार्स के बारे में, लाइट ईयर क्या होता है ये भी मैंने बताया था, सोलर सिस्टम के बारे में, सन के बारे में और हमारा प्लैनेट यानी अर्थ के बारे में बताया था। अब हम बाकी के प्लैनेट्स डिस्कस करेंगे यानी अदर प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। तो सबसे पहले आता है मर्करी और ये दिस इज़ नेम्ड आफ्टर द मैसेंजर ऑफ द रोमन गॉड्स। तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन होगी सभी प्लैनेट में एक्सेप्ट अर्थ कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो दे आर नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड या फिर किसी टाइप के देवता के ऊपर ही उनका नाम रखा गया है, क्योंकि अर्थ को छोड़ के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनका नाम माइथोलॉजिकल डेटी पे रखा गया है। ये सन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, क्लोजेस्ट टू द सन। देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द डे टेम्परेचर एंड दी नाइट टेम्परेचर। सो दिन का जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस होता है, पर रात का जो टेम्परेचर होता है वो अराउंड -170 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसका कोई चांद नहीं है, इट हैज़ नो मून। इसके बाद है वीनस, दैट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी। वीनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन और ये अर्थ के ऑलमोस्ट सेम साइज का है, इसीलिए हम इसको अर्थ का ट्विन भी बोलते हैं। इट इज़ विजिबल आफ्टर सनसेट जिसे हम इवनिंग स्टार बोलते हैं या फिर बिफोर द सनराइज जिसे हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। इट इज़ वेरी हॉट एंड हैज़ नो मून। और सन से जो नियरेस्ट प्लैनेट है दैट इज़ मर्करी, बट स्टिल Venus is the hottest planet. This you have to remember. Next is Mars, that is named after the Roman god of war and it is also called the red planet because of its color. इसके कलर की वजह से इसे हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। Mars is about half the size of Earth. Mars का जो साइज है वो अर्थ के आधा है। इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम पीरियड ऑफ रोटेशन एज द अर्थ। और इसका जो रोटेट करने का टाइम है, इसका जो एक रोटेशन का टाइम है वो अर्थ के ऑलमोस्ट सिमिलर है। इट हैज़ 2 मून्स, इसके 2 मून हैं। नेक्स्ट इज जुपिटर, दैट इज़ नेम्ड आफ्टर द रूलर ऑफ द रोमन गॉड्स एंड जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। आउट ऑफ 95 मून्स 53 are known moons that are often described by the National Aeronautics and Space Administration, that is NASA, as a mini solar system. इसका मतलब ये हुआ कि जुपिटर के 95 मून्स हैं बट उनमें से 53 ही नोन मून्स हैं जिन्हें हम उनको मिलाकर एक मिनी सोलर सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद है सैटर्न, that is named after the Jupiter's father in the Roman mythology and it is the most beautiful planet in the solar system because it has bright rings that are made up of icy particles around its equator। यानी कि जो सैटर्न है वो हमारी सोलर सिस्टम में सबसे सुंदर यानी ब्यूटीफुल दिखने वाला प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ब्राइट रिंग्स हैं वो इसके इक्वेटर के पास हैं और जो रिंग्स हैं वो किससे बनी हुई हैं? आइसी पार्टिकल से बनी हुई हैं। सैटर्न अकॉर्डिंग टू नासा हैज़ 53 नोन मून्स। तो सैटर्न के टोटल 146 मून्स हैं बट उनमें से 53 ही नोन हैं अकॉर्डिंग टू नासा। नेक्स्ट इज यूरेनस, दैट इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉड ऑफ द स्काई। इसकी डिस्कवरी 1781 में हुई थी, किसके द्वारा? विलियम हर्शल के द्वारा। एंड यूरेनस ऑल्सो हैज़ रिंग्स अराउंड इट्स इक्वेटर। अकॉर्डिंग टू नासा इट हैज़ 27 नोन मून्स। जो यूरेनस है उसकी भी रिंग्स हैं इक्वेटर के अराउंड, बट उसकी रिंग्स क्यों हमें विजिबल नहीं होती? क्योंकि उसकी रिंग्स सैटर्न जितनी सैटर्न की जो रिंग्स होती हैं काफ़ी बड़ी होती हैं, इसीलिए उसकी रिंग्स हमें विजिबल होती हैं। लेकिन जो यूरेनस है उसकी रिंग्स उतनी बड़ी नहीं होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, इसीलिए हमें वो दिखती नहीं हैं। और नासा के हिसाब से यूरेनस के 27 नोन मून्स हैं। नाउ द लास्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट इज़ नेपच्यून एंड दैट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द सी। It is similar to the Uranus in the size and structure. The two are called the twin giants and Neptune has 8 known moons. इसका मतलब ये हुआ कि जो नेपच्यून का साइज़ और स्ट्रक्चर है वो यूरेनस से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है
और इन दोनों को हम ट्विन जाइंट्स बोलते हैं। किन्हें? यूरेनस और नेपच्यून को हम ट्विन जाइंट्स भी बोलते हैं। जो नेपच्यून है उसके 8 नून मून्स हैं। अब यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं, उनका एस्ट्रोनॉमिकल सिंबल दिया गया है, उनका डायमीटर इन किलोमीटर दिया गया है, उनका एक रोटेशन कितने समय में पूरा होता है वो दिया गया है, और सन के अराउंड जो एक रेवोल्यूशन है उसका टाइम दिया गया है। मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन किलोमीटर है और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन किलोमीटर है। तो सबसे पहले है मरकरी, जिसका डायमीटर इन किलोमीटर होगा अराउंड 4880 किलोमीटर्स, और उसका रोटेशन, एक रोटेशन कंप्लीट होता है 58.65 डेज में, और एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड वो कंप्लीट करता है अराउंड 87.98 डेज में। अगर इसका मिनिमम डिस्टेंस देखें सन से तो वो हो जाएगा 46.0 मिलियन किलोमीटर, और मैक्सिमम डिस्टेंस सन से हो जाएगा 69.8 मिलियन किलोमीटर। And for other planets, you can see the table that is shown on the screen. अब हम जानेंगे सैटेलाइट्स के बारे में। तो जो वर्ड सैटेलाइट है उसका मतलब होता है अटेंडेंट या फिर कंपेनियन। द मून वॉज द ओनली नोन सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम अंटिल 1610। तो 1610 तक सिर्फ मून ही एक ऐसा सैटेलाइट था जिसे हम जानते थे हमारे सोलर सिस्टम में। टुडे देयर आर मोर देन 100 नोन सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम, और आज हमारे पास 100 से भी ज़्यादा नोन सैटेलाइट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। मरकरी एंड वीनस आर दी ओनली प्लैनेट्स विच डू नॉट हैव एनी नोन सैटेलाइट। और मरकरी और वीनस ही सिर्फ ऐसे 2 प्लैनेट्स हैं जिनके पास कोई भी नोन सैटेलाइट नहीं है। द सैटेलाइट मूव अराउंड द प्लैनेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। द सैटेलाइट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। तो जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी अपनी खुद की कोई लाइट नहीं होती है, वो सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा मून। जैसे कि मून जो होता है वो सन की ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे हम रात में जब मून को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो मून है वो चमक रहा है। इसके बाद मून। सो द मून इज द हेवनली बॉडी विच इज क्लोजेस्ट टू द सन। The average distance of the moon from the earth is about 3,84,400 km. Its diameter is about 3,480 kilometers. The moon appears larger and brighter than any other celestial body in the night sky. तो हमारी अर्थ से एक हेवनली बॉडी जो सबसे ज़्यादा क्लोज है वो है मून। ठीक है, तो मून एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो हमारी अर्थ से सबसे ज़्यादा क्लोज है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और मून और अर्थ का जो एक एवरेज डिस्टेंस है वो लगभग 3,84,400 किलोमीटर है, और जो मून का डायमीटर है वो है 3,480 किलोमीटर। और रात में जो हमारा मून है वो सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे ब्राइट सेलेस्टियल बॉडी दिखती है। क्यों? क्योंकि वो हमसे सबसे ज़्यादा क्लोज है तो बड़ी दिखेगी, लार्जर दिखेगी, और वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, इसीलिए वो ब्राइट दिखेगी। द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन फ्रॉम द मून रीचेस टू द अर्थ सरफेस इन अबाउट 1.3 सेकेंड। यानी कि जो सन की लाइट है वो जब मून पे पड़ी, और जो मून पे जो पड़ी हुई वो लाइट जब मून रिफ्लेक्ट करेगा तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट जब अर्थ की सरफेस पे पहुंचेगी तो वो जो टाइम है, वो जो समय लेती है रिफ्लेक्टेड लाइट अर्थ की सरफेस को पहुंचने में, वो होता है 1.3 सेकेंड का। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द मून ड्यू टू द absence of atmosphere and moisture. There is no sound as there is no air to carry the sound waves. तो इसका मतलब ये हुआ कि मून पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है और मॉइस्चर भी नहीं है। वहाँ पे जो साउंड है वो भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रैवल कर सकती, मतलब कि वहाँ पे किसी की स्पीक नहीं सुनाई देगी क्योंकि वहाँ पे कोई एयर ही नहीं है जो साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सके। ठीक है। द मून रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड रिवॉल्व्स
अराउंड द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो मून है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है और अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट। The time taken by the moon to complete one rotation and one revolution is the same. Thus we always see the same face of the moon. तो जो मून है वो एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन जो कंप्लीट करता है उसका जो टाइम है वो सेम होता है, इसीलिए हम हमेशा मून का एक ही फेस यानी सेम फेस बार बार देखते हैं। अब यहाँ पे जो दो वर्ड है रोटेशन और रिवॉल्यूशन, इनका मतलब हुआ कि रोटेशन का मतलब हुआ कि अपने ही एक्सिस पर घूमना, और रिवॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड घूमना, यानी चारों तरफ एक बेसिकली चक्कर काटना। तो जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हैं, पर जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है। द डेज ऑन द मून आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। तो डे टाइम में मून बहुत ज़्यादा गर्म होता है पर रात में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो दिन में मून का टेम्परेचर होता है अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस, वही रात में उसका टेम्परेचर गिर जाता है टू -120 डिग्री सेल्सियस। 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन ऑल्ड्रिन लैंडेड ऑन द मून ऑन 21 जुलाई 1969। तो ये 2 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स थे। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन ऑल्ड्रिन। दे वर द फर्स्ट टू लैंड ऑन द मून। और वो कब लैंड हुए? 21 जुलाई 1969। दे एक्सप्लोर्ड एंड फोटोग्राफ द सरफेस ऑफ द मून। उन्होंने मून की सरफेस को एक्सप्लोर किया और उसकी फोटोग्राफ्स ली। एंड दिस वॉज फॉलोड बाय सेवरल अदर अटेम्प्ट्स बाय USA एंड रशिया। नाउ फेसेस ऑफ द मून। So we know that the moon reflects the light of the sun. Thus the visible shape of the moon changes from night to night. तो हम ये तो जानते ही हैं कि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती और वो सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए जो मून का शेप है वो हर रात बदलता रहता है। आपने देखा होगा कभी जो मून का शेप है लाइक वो फुल मून होता है, कभी मून नहीं होता, कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, कभी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। सो समथिंग लाइक दैट। In its journey from new moon to full moon, the visible portion increases and the moon is said to wax. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यू मून से फुल मून की जो जर्नी होती है उसमें जो मून का विजिबल पोर्शन होता है वो इंक्रीज होता है, यानी धीरे धीरे बढ़ता है, और उसे हम बोलते हैं वैक्स होना। फॉर एग्जाम्पल वैक्सिंग गिब्स। तो इसमें जो मून का जो साइज़ है यानी जो विजिबल पोर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता है। इन इट्स जर्नी फ्रॉम फुल मून टू न्यू मून द विजिबल पोर्शन डिक्रीजेज एंड द मून इज सेड टू वेन। तो जब फुल मून टू न्यू मून की जो जर्नी होती है उसमें जो मून का विजिबल पोर्शन होता है वो धीरे धीरे घटता है यानी डिक्रीज होता है, और इसे ही हम वेन होना बोलते हैं। यानी इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि वेनिंग गिब्स। तो इसमें जो मून का जो विजिबल पोर्शन होता है वो धीरे धीरे घटता है यानी धीरे धीरे डिक्रीज होता है। एंड वेनिंग एंड वैक्सिंग ऑफ द मून इज नोन एज द फेजेस ऑफ मून। इन फैक्ट द मून इज ऑलवेज हाफ डार्क एंड हाफ ब्राइट, बट द एंगल ऑफ व्यू फ्रॉम द अर्थ कीप्स चेंजिंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मून है वो आधा डार्क साइड में होता है और हाफ ब्राइट साइड में होता है, लेकिन जो हमारे अर्थ का एंगल ऑफ व्यू है वो चेंज हो रहा है। ऑन द न्यू मून डे द डार्क हेमिस्फीयर ऑफ द मून फेसेस द अर्थ, वेयर एज ऑन द फुल मून डे द ब्राइट हेमिस्फीयर इज विजिबल टू अस। यानी न्यू मून डे के दिन जो डार्क हेमिस्फीयर होता है मून का वो अर्थ को फेस करता है, और फुल मून डे के दिन जो ब्राइट हेमिस्फीयर होता है वो हमें दिखता है। इसीलिए फुल मून डे के दिन हमें पूरा चांद दिखता है और न्यू मून डे के दिन हमें चांद नहीं दिखता है। Now asteroids. So asteroids are small planet-like solid objects which are found in our solar system. They are also called the planetoids या फिर minor planets. तो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो छोटे प्लैनेट जैसे ही सॉलिड ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में पाए जाते हैं। उन्हें हम प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं या फिर माइनर यानी छोटे प्लैनेट भी बोलते हैं। Each asteroid follows its own orbit around the sun.
तो हर एक जो एस्टेरॉयड है वो अपनी खुद की ऑर्बिट में जो सन है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है. The main belt, which has billions of asteroids, lies between the orbit of Mars and Jupiter. तो एक मेन बेल्ट है जिसमें बिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं, वो मार्स के ऑर्बिट और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में लाई करती है. यानी जो मार्स का ऑर्बिट है और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच में एक मेन बेल्ट है जिसमें बिलियंस ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं. The belt stretches from about 250 million to 600 million kilometers from the Sun. It is now widely believed that the asteroids are broken pieces of some planets which probably exploded soon after its birth. तो अब ये माना जाता है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं वो कुछ प्लैनेट के छोटे टूटे हुए टुकड़े हैं, वो प्लैनेट्स के जो शायद से अपने बर्थ के बाद for some reason explode हो गए होंगे. Now we will discuss about meteors. So, every night we see some bright streaks of light in the sky and these are called the meteors. They are also known as the shooting stars. Meteors are small pieces of rocks revolving around the sun. The presence of meteors in the sky is known only when they enter the Earth's atmosphere. तो रात में जब हम जो कुछ ब्राइट पतली पतली सी जो लाइन देखते हैं उन्हें हम मिटियोर्स बोलते हैं या फिर शूटिंग स्टार्स या फिर हम कभी कभी बोलते हैं टूटते हुए तारे. तो मिटियोर्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पत्थर के पीसेस होते हैं. दे आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. और स्काई में मेटियोर्स की प्रेजेंस तभी मानी जाती है जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं. मोस्ट ऑफ देम बर्न अप एंड बिकम गैसेस. सम ऑफ देम आर बिग एंड दस आर नॉट बर्न्ड अप कंप्लीटली. व्हेन दे हिट द सरफेस ऑफ द अर्थ दे आर कॉल्ड मीटियोराइट्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मीटियोर्स होते हैं जब वो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरते हैं. तो कुछ जो छोटे होते हैं वो ऊपर ही जल जाते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. बट जो उनमें से कुछ बड़े बड़े होते हैं वो पूरे जल नहीं पाते हैं कंप्लीटली. दे आर नॉट बर्न्ड अप कंप्लीटली. सो जब वो हमारी अर्थ के सरफेस को हिट करते हैं तो तब वो बन जाते हैं मीटियोराइट्स. और एक वेल नोन साइट है मीटियोर क्रेटर की इन USA, दैट इज अराइजोना. और एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर अ मीटियोर क्रेटर इज देयर एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. तो एक बड़ा सा पत्थर जब हिट करता है हमारी अर्थ की सरफेस को तो यहाँ पे एक गड्ढा सा हो जाता है एज यू कैन सी. कॉमेट्स. सो इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर आर अबाउट 200 करोड़ कॉमेट्स दैट आर ऑर्बिटिंग द सन. तो ये माना जाता है कि टोटल अबाउट 200 करोड़ कॉमेट्स हैं जो सन के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं. Comets are huge lumps of snow and rocky dust. Each comet follows its own orbit around the sun. तो कॉमेट्स होते क्या हैं? वो ह्यूज लम्प्स होते हैं स्नो के और रॉकी डस्ट के. ठीक है, मतलब जो डस्ट होती है लेकिन वो पत्थरों के छोटे छोटे पीसेस की डस्ट होती है. जो हर एक कॉमेट है वो अपनी खुद की ऑर्बिट में सन के चक्कर काटता है. When comets reach near the sun, they start glowing and developing a long tail. जब कॉमेट्स सन के बहुत ज़्यादा पास पहुंच जाते हैं तो वो चमकना शुरू कर देते हैं और अपनी एक टेल डेवलप करना शुरू कर देते हैं. The most famous comet is the Halley's Comet. It was last seen in 1986. It will appear again after 76 years, यानी in 2062. तो अभी ये बता रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा फेमस कॉमेट है वो है हेलीज कॉमेट. इसे आखिरी बार देखा गया था 1986 में और ये वापस दिखाई देगा 76 साल बाद यानी 2062 में. सो ओवर हियर यू कैन सी अ कॉमेट. दिस इज़ हाउ अ कॉमेट लुक्स लाइक. तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा जस्ट कि जब कॉमेट सन के पास आ जाता है तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है और उसकी अपनी एक टेल
वो अपना डेवलप करना शुरू कर देता है. सो एज यू कैन सी कि ये ऐसा ग्लो कर रहा है और पीछे वो अपनी एक टेल लाइक पीछे डेवलप कर रहा है. In ancient times, people used to find that the north direction with the help of stars. The pole star indicates the north, and we can locate the position of the pole star with the help of the सप्तऋषि. तो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे कि नॉर्थ डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए वो स्टार्स का हेल्प लेते थे, स्टार्स के हेल्प लेते थे. तो जो पोल स्टार है वो हमेशा नॉर्थ के तरफ होता था, तो वो नॉर्थ को इंडिकेट करता था. तो हम पोल स्टार यानी जो सप्तऋषि के एकदम ऊपर होता है जो स्टार, दैट इज़ द पोल स्टार, उससे हम नॉर्थ की लोकेशन यानी कि जो नॉर्थ है वो पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन में नॉर्थ है. और ये जो पोल स्टार है ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, इसीलिए हम पता लगा सकते हैं कि विच वन इज़ द पोल स्टार. Now here is a summary to sum up everything that we have discussed in this video. So, the moon was the only known satellite up to 1610 in the solar system. The main belt of the asteroids lies between the orbits of Mars and Jupiter. A comet has a long luminous tail which grows larger as it comes closer to the sun. The meteors are also called the shooting stars and are known only when they enter the Earth's atmosphere. So, we have covered almost everything in our solar system. We will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and stay updated.